तमाम तलबा और तालबात को मैं खुशामदीद कहता हूँ इस कोर्स में। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, हम आगाज़ करते हैं। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। यकीनन आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना होगा। नेट के इश्यूज़ होंगे, कई स्टूडेंट को बिजली के मसाइल हैं। ये मुश्किलात हमारे पेश नज़र हैं और हमने इन मुश्किलात के साथ चलते रहना है, रुकना नहीं है। तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। ज़िंदगी की दो अप्रोचेज़ हैं। मैं आपको मिसाल से वजाहत करता हूँ। ये गिलास आपके सामने है, इसको गौर से देखें। आधा गिलास खाली और आधा पानी से भरा हुआ है। ज़िंदगी की पहली अप्रोच, आप हाफ एम्प्टी को देखते रहें। जो चीज़ नहीं है उस पे हर वक्त नज़र रखें तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। ज़िंदगी की दूसरी अप्रोच, हाफ फुल को देखना। जो चीज़ आपके पास है उसको देख के अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना, तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। तो चॉइस आपकी है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हाफ एम्प्टी को देखते रहना है या हाफ फुल को देखना है, क्योंकि ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। तो जो अप्रोच आप अपनाएंगे उसके असरात होंगे। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारेंगे। लिहाजा जो भी मुश्किलात हैं हम उनके साथ चलते रहेंगे और अपना काम जारी रखेंगे। इससे पहले कि मैं कोर्स का आगाज़ करूँ, मैं डिफरेंस थोड़ा सा आउटकम बेस्ड एजुकेशन जिस पे आप पढ़ रहे हैं और जो कन्वेंशनल एजुकेशन पहले हम देते रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है, ये आप पे वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इन दोनों सिस्टम में, कन्वेंशनल एजुकेशन में और आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में जिस पे आप पढ़ रहे हैं, क्या बुनियादी फ़र्क है। आपके सामने ये डिफरेंस मैं लेके आया हूँ एजुकेशन का, कन्वेंशनल एजुकेशन और आउटकम बेस्ड एजुकेशन। कन्वेंशनल एजुकेशन जो हम पहले देते रहे वो टीचर सेंटर्ड होती थी। टीचर कोर्स आउटलाइन बनाता था, लेक्चर डिलीवर कर देता था, स्टूडेंट्स को कितनी समझ आई है, उन्होंने कितना गेन किया है, इसका कुछ पता नहीं चलता था। कोई फीडबैक लेने का तरीका नहीं था। तो स्टूडेंट जब निकल जाता था, पास आउट हो जाता था, तो हमें मालूम नहीं होता था कि उसकी क्या मुश्किलात हैं या उसको क्या मुश्किलात पेश आईं, उसमें किस चीज़ की कमी कोताही हमसे रह गई है जो हमें आइंदा ठीक करनी चाहिए। इसके अगेंस्ट आउटकम बेस्ड एजुकेशन में जो सारी की सारी एजुकेशन है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, मार्केट में चला जाता है, तो फिर हम जो एम्प्लॉयर है उससे फीडबैक लेते हैं, हम इंडस्ट्री से फीडबैक लेते हैं, हम एलएमएनआई से जो पास आउट हो गए उनसे फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक की सूरत में हम इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूवमेंट करते हैं, करिकुलम में इम्प्रूवमेंट करते हैं, नए सब्जेक्ट लगाते हैं और आइंदा आने वाले स्टूडेंट्स को वो चीज़ें या मुश्किलात पेश नहीं आती। दिस इज़ नोन एज आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। तो ये बुनियादी फ़र्क है, ये आपके जहन में रहना चाहिए। तो अब हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं कोर्स की तरफ। आपके सामने सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कोर्स आउटलाइन से। इस कोर्स का कोड है ENE 301। ENE से मुराद ये है कि ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट ऑफ़र कर रही है। 3 से मुराद ये है कि ये कोर्स 3rd ईयर में ऑफ़र होता है और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हाई है और 0-1 ये साथ इसके लग जाता है जो आमतौर पे इसके बाकी डिटेल्स बताता है। तो अगर इब्तदा में आप देखें किसी कोर्स के CE लगा हो तो इसका मतलब है ये कोर्स सिविल इंजीनियरिंग ऑफ़र कर रहा है। अगर HU लगा हो तो ये ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट ऑफ़र कर रहा है। इसी तरह अला हाज़ल क़ियास। कोर्स का टाइटल है वाटर सप्लाई एंड
वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो लिहाजा इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट वाटर सप्लाई से रिलेटेड होगा और दूसरा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से। तो सबसे पहले हम जो कोर्स पढ़ेंगे वाटर सप्लाई पार्ट के अंदर उसको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट होगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। फ्रेश वाटर की सिग्निफिकेंस क्या है, आप कितना पानी कंज्यूम करते हैं, पानी कंजम्पशन के जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, बाज़ औक़ात आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात कम इस्तेमाल करते हैं, वो किन फैक्टर्स जो हैं उनके तहत वो कमी या ज़्यादती हो रही होती है। कंजम्पशन में वेरिएशन आती है, वेरिएशन किस किस तरह की होती है इसको हम देखेंगे। पाकिस्तान में वाटर सप्लाई और सीवरेज की क्या सिचुएशन है, कवरेज के लिहाज से, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिहाज से रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, पाकिस्तान में अभी तक कितने मॉडल्स वाटर सप्लाई और सीवरेज के उनको टेस्ट किया गया है, कामयाबी नाकामी किस में हुई है, और हमारे लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास के अंदर नहीं डिस्कस होगा, ये टेक्स्ट बुक आपकी जो है उसका चैप्टर नंबर 4 ये मैं आपको रेफ़र कर दूंगा, आप उसमें से पढ़ेंगे और आप उसमें से देखेंगे। उसके बाद हम कंपोनेंट्स पे आ जाएंगे। वाटर सप्लाई सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट वाटर सोर्स है। सोर्स वो है जिससे हम पानी लेते हैं। पानी हम ज़मीन के अंदर से भी निकाल सकते हैं अगर मीठा पानी मौजूद है, अगर नहीं तो हम किसी सरफेस वाटर सोर्स से, नहर से, डैम से, दरिया से पानी ले सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट जो है वो ट्रांसमिशन लाइन्स है। ट्रांसमिशन लाइन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो वाटर सोर्स है वो आपकी कम्युनिटी से काफ़ी दूर होता है। मिसाल के तौर पे रावलपिंडी का कुछ हिस्सा जो है रावल डैम से उसको पानी सप्लाई किया जाता है। रावल डैम पिंडी से 14 किलोमीटर दूर है। तो पानी को सोर्स यानी कि रावल डैम से लेके पिंडी तक पहुंचाने के लिए जो लाइन बिछाई जाती है उसको ट्रांसमिशन लाइन या राइजिंग मेन कहा जाता है। ये इसका दूसरा कंपोनेंट है वाटर सप्लाई सिस्टम का। तीसरा कंपोनेंट ट्रीटमेंट का है। अगर पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको उसको ट्रीट करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये ट्रीटमेंट काफ़ी एलेबोरेटेड है, इसको हम अलहदा से 8th सेमेस्टर में कवर करेंगे। इस कोर्स में हम इसको स्किप कर देंगे, वाटर ट्रीटमेंट को स्किप कर देंगे और डिटेल में 8th सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। चौथा जो कंपोनेंट वाटर सप्लाई का है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। आपने देखा होगा घरों में आपके जो पानी सप्लाई होता है वो आपकी गली में एक पाइप बिछा होता है जिससे आप कनेक्शन लेते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी की कंज्यूमर तक वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए होती है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये एक नेटवर्क है पाइपलाइंस का। हम इसको डिज़ाइन इसका कैसे किया जाता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस टाइप के पाइप्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, वेल्व्स का इस्तेमाल होता है और एक्सेसरीज़ होती हैं इसमें बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ये सारी की सारी हम इस पहले पोर्शन में जो वाटर सप्लाई से रिलेटेड है कवर करेंगे। तो ये मुख्तसर तारुफ है कोर्स आउटलाइन का जो कंपोनेंट वाटर सप्लाई यानी पार्ट 1 से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे कि आपका जो पार्ट 2 है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, उसमें हम क्या क्या चीज़ें इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के आमतौर पे 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट तो वो होता है जो कलेक्शन करता है वेस्ट वाटर की। मिसाल के तौर पे जब आप नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो पानी धोने के बाद ज़ाया कर देते हैं उसको, वो वेस्ट वाटर होता है, आपके किसी काम का नहीं होता। तो उस वेस्ट वाटर को जो हर घर से निकल रहा है उसको कलेक्ट करना, उसके लिए एक सिस्टम बिछाया जाता है, उसको कलेक्शन सिस्टम कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि किस टाइप के कलेक्शन सिस्टम होते हैं, उनकी हाइड्रोलिक्स क्या होती हैं, सीवर्स की डिज़ाइन से रिलेटेड उनका डिज़ाइन कैसे किया जाता है सीवर्स का या कलेक्शन सिस्टम का, एक्सेल की स्प्रेडशीट को कैसे यूज़ करना है डिज़ाइन के लिए, इसको हम देखेंगे। लोड्स जो सीवर के ऊपर आ रहे होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। सीवर के डिफरेंट टाइप के पाइप्स होते हैं, आरसीसी सीवर भी होता है, इसके अलावा भी डिफरेंट पाइप टाइप्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है डिज़ाइन के बाद, उसके स्टेप्स क्या हैं वो हम बड़ी तफसील में देखेंगे। क्वालिटी कंट्रोल के स्टेप्स क्या हैं इसको हम देखेंगे।
ये पहला कंपोनेंट हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का कवर हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट पंपिंग से रिलेटेड है कि वेस्ट वाटर को बाज़-औक़ात पंप करना पड़ता है, तो पंपिंग स्टेशन जो हैं वो क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उनको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उसका डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम सेकंड कंपोनेंट में देखेंगे। और आखिरी और तीसरा कंपोनेंट वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है। तो क्योंकि ये अगेन बड़ा एलेबोरेट पार्ट है, इसको हम इस कोर्स में स्किप करेंगे इस कंपोनेंट को, और 8th टर्म में इसको हम टेकअप करेंगे। तो हमने देखा कि वाटर सप्लाई के 4 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट सोर्स, दूसरा ट्रांसमिशन लाइंस, तीसरा ट्रीटमेंट, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन। एक कंपोनेंट 4 में से हम स्किप करेंगे, ट्रीटमेंट का। इसी तरह हमने देखा कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के 3 कंपोनेंट हैं। पहला कलेक्शन, दूसरा पंपिंग और तीसरा ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट को हम तीसरे कंपोनेंट को स्किप करेंगे। और ये जो 2 कंपोनेंट हमने स्किप किए हैं, एक वाटर सप्लाई से और एक वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से, दोनों ट्रीटमेंट के हैं। तो हम एक अलहदा से सब्जेक्ट पढ़ेंगे इस टर्म में, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन। तो ये कंपोनेंट्स 2 उसमें तफसील में कवर हो जाएंगे। अब आते हैं आपकी टेक्स्ट बुक की तरफ। टेक्स्ट बुक आपकी है वाटर सप्लाई एंड सीवरेज। ये रिसेंटली पब्लिश हुई है। ये मैंने और मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर जावेद अनवर अजीज़ साहब, ये हम दोनों ने मिल के इस पे कुछ कोशिश की है। ये पाकिस्तान में छपने वाली गुज़श्ता 74 साल में फर्स्ट बुक है वाटर सप्लाई और सीवरेज पे। अब इसका कोई यकीनन वजह होगी, इसकी बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मैंने अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर जावेद अनवर अजीज़ साहब से वाटर सप्लाई पढ़ने के बाद मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जब गया तो मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। एक ट्यूबवेल जो है वो फेल हो गया मेरे से, एक परकुलेशन वेल का प्रॉब्लम हो गया। उसकी वजह कोई इंटेंशनल नहीं थी, अनइंटेंशनल थी। उसकी वजह ये थी कि हमारे कोर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकली जाके आगे इंजीनियर्स को करनी पड़ती हैं, वो कवर नहीं की गई। हमें जिस बुक से पढ़ाया गया वो E.W. स्टील की थी। E.W. स्टील, प्रोफेसर स्टील की किताब बहुत अच्छी है। ये सबसे ज़्यादा दुनिया में कंसल्ट होने वाली किताब है। प्रोफेसर स्टील जो है वो USA के प्रोफेसर है, लेकिन उसमें जो USA के कॉन्टेक्स्ट से चीज़ें लिखी गई थी, रूल्स अगर हैं तो वो USA के हैं, क्राइटेरिया है तो वो USA का है, अगर कोई स्पेसिफिक सोर्सेज हैं तो वो USA के हैं। तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था, लोकल कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान का, वो उसमें डिस्कस नहीं हुआ था। और कुछ कंपोनेंट्स का डिज़ाइन जो है वो उसमें गालिबन स्किप हो गया था, क्योंकि ये एडिशन 1990 में शाया हुआ और तकरीबन 23 साल इसको हो चुके हैं। तो इसके बाद कोई नया एडिशन नहीं आया था। तो लिहाजा जब मैं इनिशियली अपनी जॉब में था, मैंने फर्स्ट जॉब जो की वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में की, तो 10 ईयर्स के बाद मैं यूनिवर्सिटी में आया। तो फिर मैंने सोचा कि एक ऐसी किताब होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए जो लोकल कॉन्टेक्स्ट में लिखी जाए। तो ऑब्वियसली 2002 में जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो ये 2020 में छपी है। 18 साल लग गए इस सारे प्रोसेस को। तो अब ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है और ये अब आपकी टेक्स्ट बुक है। इसकी यूनिवर्सिटी ने 50 कॉपीज़ परचेज़ की हैं बुक बैंक के लिए। आपको ये ख़रीदनी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो इसकी कीमत तकरीबन 1390 रुपये है, तो आपको ये ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। हमने इसको बुक बैंक के लिए ख़रीदी है वाइस चांसलर साहब ने, और आपको ये बुक बैंक से आप इशू करवा सकते हैं, उस टर्म के लिए रख सकते हैं, इसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा, बल्कि दरख्वास्त करूँगा कि काइंडली बुक रीडिंग की आदत डालें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोर्स के अंदर टाइम की कमी की वजह से मैं सिर्फ उसके बारे में हिंट दूंगा और डिटेल आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगी। तो ये आप ज़रूर इशू करवाएं जब भी ये ख़रीदी जाए। होपफुली ये जल्दी ख़रीद ली जाएगी।
रेफरेंस बुक्स, रेफरेंस बुक वाटर सप्लाई एंड सीवरेज 1990, प्रोफेसर स्टील एंड टेरेस जे मैगी, ये इसका 6th एडिशन है। बहुत बहुत अच्छी बुक है। इसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग 2012 बाय मार्क जे हैमर, ये 7th एडिशन है। ये भी आपकी रेफरेंस बुक है। तो आपको स्टील की बुक तो मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको दे दूंगा। ये अगर आपको कहीं से मिल जाए तो ये भी आप खरीद सकते हैं। तो ये था कुछ बुक्स के बारे में। अब आ जाते हैं हम CLO1 पे। तो इससे पहले कि मैं CLO1 डिस्कस करूं, मेरा ख्याल है कि मैं क्विकली आपको जो कोर्स कैटलॉग मैंने भेजा है उसकी तरफ चला जाऊं। आप उसमें देखेंगे कि CLO1 और CLO2 लिखा हुआ है। CLO से बनता है कोर्स लर्निंग आउटकम, क्योंकि ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन है। तो हमने ये देखना है कि आपने क्या चीज़ सीख ली, और हमें ये शुरू में पता होना चाहिए कि ये कोर्स करने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे। और फिर हम टेस्ट भी आपको करेंगे कि आप इस काबिल हुए हैं या नहीं। कैसे करेंगे? थ्रू एग्ज़ाम, थ्रू असाइनमेंट्स एंड थ्रू अदर टूल्स। तो CLO से मतलब है कोर्स लर्निंग आउटकम। पहली जो कोर्स लर्निंग आउटकम है वो ये है, हम ये चाहते हैं कि ये कोर्स जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का, चाहे वो एक सिटी है चाहे वो एक गांव है, वाटर सप्लाई सिस्टम आप डिज़ाइन कर सकेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है और आउटकम है कोर्स का, वाटर सप्लाई से रिलेटेड। आप काइंडली अपने कोर्स कैटलॉग को देख लें, उसमें डिटेल में CLO लिखे हुए हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि पानी एक ऐसी चीज़ है जो उस वक्त एग्जिस्ट करती थी जबकि ये पूरी कायनात ही नहीं बनाई गई थी। इसका रेफरेंस चैप्टर नंबर 11 सूरह हूद आयत नंबर 7। ये मैंने इसका एक पोर्शन लिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये ही इज़ द वन who created heavens and the earth in 6 days, while his throne was on water। अल्लाह ताला ने ज़मीनों और आसमानों को 6 दिन में पैदा किया। अब ये जो दिन है, अल्लाह ताला एक और जगह कुरान मजीद में फरमाते हैं कि दिनों का शुमार अल्लाह के नज़दीक ऐसा है जैसा कि तुम्हारे 50,000 साल जो हैं वो अल्लाह के यहाँ एक दिन के बराबर है। तो आप इस दिन को वो दिन ना समझें जो हमारा 24 घंटे का दिन है, ये बहुत लंबा पीरियड है। सो दैट ही माइट टेस्ट यू एज टू हु अमंग यू इज बेटर इन डीड्स, ताकि वो तुम्हें देखे कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है। तो ये कुरान मजीद में जिक्र है पानी का कि अल्लाह का तख्त उस वक्त जबकि कायनात पैदा नहीं हुई थी पानी के ऊपर था। पानी बड़ी अहम चीज़ है, इसका वजूद कायनात के वजूद से भी पहले का है। दूसरी चीज़, पानी ज़िंदगी है। तमाम जानदार चीज़ें पानी से बनाई गई, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं। चैप्टर नंबर 21 सूरह अल अंबिया आयत नंबर 30, ये इसका एक पोर्शन है। आयत पूरी तो लंबी है, मैंने उसमें से पोर्शन जो रेलेवेंट है वो ले लिया। एंड वी क्रिएटेड एवरी लिविंग थिंग विद वाटर, हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। आपका जो जिस्म है वो 80% वाटर है। इसी तरह कोई भी जानदार चीज़ है वो 70% 80% पानी है। अगर आप खरबूजा ले लें या तरबूज ले लें तो वो 95% 97% वाटर होता है। हर चीज़, पौधा या जानवर जो लिविंग है वो अल्लाह ने पानी से पैदा किया है। हमें पानी की ज़रूरत है हर वक्त। हमें पीने के लिए पानी चाहिए, हमें नहाने के लिए पानी चाहिए, हमें कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, हमें अपने घरों के फर्श धोने के लिए पानी चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए पानी चाहिए।
तो पानी की के बगैर गुजारा नहीं है। तो वाटर कंजम्पशन जो है ड्रिंकिंग के लिए जो हमें पानी चाहिए उसकी एक ख़ास क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें कोई पैथोजिन नहीं होना चाहिए। पैथोजिन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। उसमें ऐसे केमिकल नहीं होने चाहिए जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करें। और जब हम पानी नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए या फर्श धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद उसको हम, हमारे काम का रहता नहीं है, वो गंदा हो जाता है, हम चाहते हैं कि इसको डिस्पोज ऑफ कर दें, तो वो हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। एंड दैट वाटर विच अदरवाइज इज क्लीन बिफोर यू यूज इट फॉर बाथिंग और फॉर washing clothes or for your washing of your floors etc. becomes dirty or polluted, and you want to get rid of it and you want to drain it off, and thus it originate as wastewater. तो ये तो था थोड़ा सा तारुफ। अब मैं डिफाइन करूंगा कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग क्या है और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग क्या है। ये बिल्कुल 2 या 3 लाइनों में मैं आपको समझाऊंगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग क्या है तो आपको 2 या 3 लाइनों में से बताना आना चाहिए, समझाना आना चाहिए। तो आप क्या बताएंगे? वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग डील्स विद टेकिंग ग्राउंड और सरफेस वाटर, फिर आप उसको ट्रीट करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं, उसको उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिसको उनकी ज़रूरत होती है। ये तमाम प्रोसेस जो है इसको वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग कहा जाता है। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग क्या है? जब पानी आप इस्तेमाल कर लेते हैं, इस्तेमाल करने के बाद वो पोल्यूटेड हो जाता है, आप उसको फेंक देते हैं, तो उसकी गंदे पानी की कलेक्शन, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी पंपिंग और उसकी डिस्पोजल, और आमतौर पे डिस्पोजल कहाँ की जाती है? वाटर बॉडीज के अंदर की जाती है। लाहौर का सारा पानी कहाँ जा रहा है? रावी में, लेकिन बदकिस्मती से अनट्रीटेड जा रहा है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग क्या है? पानी की कलेक्शन, वेस्ट वाटर की कलेक्शन, उसकी पंपिंग, उसकी ट्रीटमेंट और डिस्पोजल, इसको कहते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अब कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनका बड़ा क्लियर होना आपको ज़रूरी है, वरना हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे। एक टर्म है सीवरेज। सीवरेज ये ओल्ड टर्म है। अब जो टर्म यूज हो रही है वो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की यूज हो रही है, लेकिन इससे पहले सीवरेज की टर्म यूज होती थी। ये दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन अब भी कई जगह आप चले जाएं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में चले जाएं, आप वासा में चले जाएं, तो बहुत सारे लोग इस टर्म को यूज कर रहे होंगे, सीवरेज को। सीवरेज क्या है? सीवरेज इज द कलेक्शन, पंपिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, इसको सीवरेज कहा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड सीवरेज, दे आर ऑफ द सेम मीनिंग। सैनिटेशन, आपने अक्सर सुना होगा सैनिटेशन। सीवरेज यानी कि वेस्ट वाटर की कलेक्शन और सॉलिड वेस्ट को भी उसमें शामिल कर दें, यानी कि कूड़ा करकट को उठाना और वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके ठिकाने लगाना, इन दोनों चीज़ों को सैनिटेशन के लफ्ज़ से जाहिर किया जाता है। जब मैं कहूँ सैनिटेशन तो सिर्फ वेस्ट वाटर कलेक्शन नहीं आएगी, उसमें सॉलिड वेस्ट भी आ जाएगी। वॉश, ये एक और लफ्ज़ है, ये यूनिसेफ के आपको डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा। वॉश का W और A वाटर से है, S का मतलब सैनिटेशन है और H का मतलब हाइजीन है। वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। हाइजीन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पानी आपको ज़रूरत है पीने के लिए, बाकी इस्तेमाल के लिए, वेस्ट वाटर आप चाहते हैं कि डिस्पोज ऑफ हो जाए, कूड़ा करकट भी डिस्पोज ऑफ हो जाए, माहौल साफ़ सुथरा रहे, तो फिर अगली चीज़ जो और ज़रा आप डीप चले जाएं तो आपकी अपनी हाइजीन है।
आपके हाथ साफ होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, और बाकी सफाई सुथराई ये आपकी पर्सनल हाइजीन में आ जाता है। अगर आप करेंगे तो आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। एक और टर्म है जो यूज़ होती है, और ये वर्ल्ड बैंक वाले यूज़ करते हैं, वाटसन, WAT। ये 3 लफ्ज़ जो हैं ये वाटर से हैं, SAN ये सैनिटेशन से इन्होंने लिए हैं। तो जब उनके डॉक्यूमेंट्स में आप पढ़ें वाटसन, तो इसका मतलब ये फ़ौरन समझ लें कि वाटर एंड सैनिटेशन की बात हो रही है। तो ये तो थी कुछ टर्म्स। सीवरेज, मैं रिपीट करता हूँ, सीवरेज इज कलेक्शन, पंपिंग एंड treatment of wastewater, and it has the same meaning as that of the wastewater engineering. Similarly, sanitation, it includes the collection of wastewater and the collection and disposal of solid waste. Wash means water, sanitation and hygiene. Watson mean water and sanitation. So ये terms आपको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में, वर्ल्ड बैंक के, यूनिसेफ के, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में मिलेंगी। तो इन टर्म्स के साथ कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे या मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आपको नहीं समझ आएगी कि ये बात क्या कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये बड़ा ज़रूरी है। आगे चलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग को, जो हमारा पहला कंपोनेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रेश वाटर जो है ज़मीन के ऊपर ये कितना है, इसकी अहमियत क्या है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, पानी के रिसोर्सेज जो हैं वो फाइनाइट हैं, वो ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उसके इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा होते जा रहे हैं आबादी बढ़ने की वजह से। तो पानी के जो रिसोर्सेज हैं उन पे दबाव आ रहा है। इस वक्त ज़मीन का 2/3 हिस्सा पानी से कवर है, ओशंस हैं। लेकिन वो ओशन जो है उनका पानी इस क्वालिटी का नहीं है कि आप उससे नहा सकें, आप उससे कपड़े धो सकें। क्या आप उसको पी सकते हैं? नहीं पी सकते। तो आप किस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस पानी को पी सकते हैं, किससे कपड़े धो सकते हैं? आप फ्रेश वाटर। तो अगर आपके सामने मैं स्टेटिस्टिक्स लाऊं जो कि आपके इल्म में होंगी पहले से, इस वक्त जो पूरा दुनिया के ग्लोब के ऊपर पानी है वो 97.2% जो है वो सॉल्टिश है, जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और टोटल वाटर का सिर्फ 2.8% फ्रेश वाटर है, जो कि आप डोमेस्टिक यूजेस या इंडस्ट्रियल यूजेस में फौरी तौर पे ला सकते हैं। अब देखना ये है कि ये जो फ्रेश वाटर है 2.8%, क्या ये सारा का सारा अवेलेबल है, या इसमें से कुछ पोर्शन ऐसा है जिसको हम फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते? अब इसको देखते हैं। ये आपके सामने मैं एक फिगर लाया हूं, और इस फिगर का कैप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। तो मैं रिपीट करता हूँ, फ्रेश वाटर वो पानी है ज़मीन के ऊपर जिसको आप डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, फर्श धोने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और वो कितना है? 2.8% ऑफ द टोटल वाटर ऑन दी अर्थ। 97%, अराउंड 97% इन द फॉर्म ऑफ ओशंस है। उसको विदाउट एलेबोरेट ट्रीटमेंट आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब आ जाएं इस फ्रेश वाटर की तरफ। इस फ्रेश वाटर का जो 2.8% है टोटल दुनिया के अंदर, एक बहुत बड़ा पोर्शन 2.15% ये ग्लेशियर या आइस कैप्स की सूरत में है। नॉर्थ पोल पे जमा हुआ है, साउथ पोल पे जमा हुआ है, पहाड़ों पे ग्लेशियर हैं। क्या आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बाकी जो पोर्शन है 2.8% का, उसमें से 0.6% ग्राउंड वाटर है।
इस 0.6% में से जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली इकोनॉमिकली वो 0.3% है। बाकी जो 0.3% है वो इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो एक्सट्रैक्टेबल नहीं है। इसका मतलब है कि आधा ग्राउंड वाटर आप ऐसा है जिसको आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और बाकी जो थोड़ा सा बच जाता है 0.05% वो इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, दरियाओं की सूरत में, लेक्स की सूरत में, इस सूरत में मौजूद है 0.05%। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। इसका मतलब ये है, इससे हमने ये नतीजा निकाला कि बहुत सारा ऐसा पानी जो फ्रेश वाटर तो है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ से जो फ्रेश वाटर की सिग्निफिकेंस है वो हमारे सामने आती है। दिस इज़ ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑन अर्थ। इस वक्त इसकी जो वैल्यू है वो पेट्रोल से भी ज़्यादा है, सोने से भी ज़्यादा है। इसलिए कि आप पेट्रोल के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, सोने के बगैर तो ज़िंदा रह सकते हैं, पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। आगे चलते हैं। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पॉपुलेशन में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस वक्त 2020 में दुनिया की पॉपुलेशन 7.8 बिलियन है। अब ये पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन वाटर के जो क्वांटिटी है वो तो फाइनाइट है, वो तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है इसके इस्तेमाल करने वाले बढ़ रहे हैं। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 700 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एक्यूट वाटर शॉर्टेज का शिकार है। अब एक्यूट वाटर शॉर्टेज से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपको जान के लाले पड़े हुए हैं। आपको कपड़े धोने के लिए पानी हासिल करना हो तो वो एक इंतहाई मुश्किल अमर, अगर आपको नहाना हो तो वो इंतहाई मुश्किल अमर, पानी पीने के लिए लेना हो वो इंतहाई मुश्किल अमर। इसको कहते हैं एक्यूट वाटर शॉर्टेज। और तकरीबन दुनिया में 1.6 बिलियन लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज के शिकार। अब इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज क्या है? इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज ये है कि आपके पास पानी तो मौजूद है, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले करके उस पानी को इस्तेमाल कर लें। मिसाल के तौर पे एक शहर है, उससे तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी झील है। अब उस झील से अगर पानी लाना हो तो उसके लिए पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना पड़ेगा, उस पर कॉस्ट आएगी। कई मुल्कों के पास ये पैसे नहीं हैं, तो इसको कहेंगे इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज। तो इस वक्त दुनिया में कितने लोग हैं जो इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज का शिकार है? पानी तो है, कहीं दूर अवेलेबल है, उसको लाना जो है उसके पैसे नहीं है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए। वो है 1.6 बिलियन। एक्सपर्ट्स का गैस है, बड़ा ख़तरनाक है, कि 2025 में, जो ज़्यादा दूर नहीं रह गया, आज हम 2020 में बैठे हैं, सिर्फ 5 साल की बात है, तकरीबन दुनिया की 2/3 आबादी 66% जो पॉपुलेशन है वो वाटर शॉर्टेज का शिकार हो चुकी होगी। और उनके लिए इतना पानी जिसको वो पी सकें, जिससे कपड़े धो सकें, जिससे नहा सकें, बाकी सफाई सुथराई कर सकें, वो लेना एक इंतहाई मुश्किल अमर बन चुका होगा। कराची की मिसाल आपके सामने ही है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें फैलती जाएंगी और हमें ये सोचने का वक्त आ चुका है, ख़ास तौर पे एनवायरमेंटल इंजीनियर्स को, कि किस तरह हम इस चीज़ों को डील करें, वाटर की मैनेजमेंट को बेहतर करें, वाटर को कंजर्व करें, बचाएं। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? इससे पहले मैं पाकिस्तान की पोजीशन आपको बताऊं। 1999 में वाइस प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, उनका नाम इस्माइल इसरा जेल्डन था। उनका एक बड़ा मशहूर फिक्रा है जो बड़ा कोट होता है। उन्होंने कहा था, दी वॉर्स ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी विल बी फॉट ऑन द पोजेशन ऑफ वाटर। ये पानी के ऊपर होंगी जंगें। जंगें इसलिए नहीं होंगी कि मुल्कों पे कब्जा किया जाए, जंगें इसलिए होंगी कि पानी के ज़खायर पे कब्जा किया जाए। अब देखें, इंडिया और पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा एक क्लैश है वो वाटर पे है।
कि इंडिया पानी रोक रहा है, हमें पानी की कमी हो जाएगी, तो ये सिचुएशन आहिस्ता 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 ये बढ़ती चली जाएगी। आइए हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पानी की सिचुएशन क्या है। आपके सामने एक टेबल है। 1951 में वाटर की जो अवेलेबिलिटी थी वो लिखी हुई है क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर। ये 5000 क्यूबिक मीटर तकरीबन एक बंदे के लिए एक साल में पानी मुहैया था। ये मैं बात कर रहा हूँ 1951 की। 2018 की जो फिगर है वो है 865 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर। आप देखें कि ये काफ़ी कम हो गई है। वजह क्या है? आबादी बढ़ गई है। अच्छा, अब बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी मुल्क में वाटर अवेलेबिलिटी 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर से कम हो जाए तो उसको वाटर शॉर्ट या वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री कहा जाता है। अब हमने इससे क्या नतीजा निकाला? हमने ये नतीजा निकाला कि पाकिस्तान इस वक्त वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज की रेंज में आ चुका है। हमें चाहिए कि हम पानी की मैनेजमेंट को बेहतर करें और साथ ही साथ पानी की कंजर्वेशन पे भी तवज्जो दें। तो पानी की जो कंजर्वेशन है इस पे भी हम बिल्कुल मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। आपके सामने मैं दो यूजेस ला रहा हूँ पानी के। पानी का इस्तेमाल जो है, जितना भी पानी होता है उसका 90% इस्तेमाल तो इरिगेशन में हो जाता है, फसलों को देने में हो जाता है, और जो 10% है वो म्यूनिसिपल यूजेस में आता है। म्यूनिसिपल यूज़ क्या है कि घरों के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर, इसको म्यूनिसिपल यूज़ कहा जाता है। तो अब मेरा सवाल है आपसे, सवाल ये है कि क्या आप एज एनवायरमेंटल इंजीनियर पानी को कंजर्व कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में? ज़रा आप इस पे सोचें थोड़ा सा। बिल्कुल कर सकते हैं। आए वो तरीके देखते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी डेली लाइफ में पानी बचा सकते हैं। हम सब थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो कतरा कतरा मिलके दरिया बनेगा। तो एक तो मैं आपसे ये आज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनवायरमेंटल इंजीनियर होने के नाते ना सिर्फ इस पे मनोवन अमल करें, ये मेरे से वादा करें, प्रॉमिस करें कि आप अमल ना सिर्फ इस पे खुद करेंगे बल्कि अपने घर वालों को भी अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से मोटिवेट करेंगे कि वो भी इस पे अमल करें और पानी बचाने की मुहिम में हिस्सा लें। आपके सामने एक टेबल आ चुका है। ये टेबल है डेली वाटर सेविंग गाइड। इसमें 3 कॉलम हैं। पहले में नॉर्मल यूज़ दिया हुआ है, दूसरे में एक्टिविटी दी हुई है जिसमें वो पानी इस्तेमाल होता है, और तीसरे कॉलम में अगर हम बचाना चाहें तो किस तरह बचा सकते हैं, उसका कंजर्वेटिव यूज़ दिया हुआ है। तो आए जनाब चलते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि अगर आप शावर इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए तो 8 मिनट का जब आप शावर लेते हैं, और ख़ास तौर पे अब सर्दियां आ रही हैं तो बड़ा मज़ा आता है, गर्म पानी शावर से आ रहा हो, आप नीचे खड़े हों तो आप चाहते हैं कि बस आप काफ़ी देर खड़े रहें और खूब आप उसको एंजॉय करें, गर्म पानी के शावर को। तो अगर आप 8 मिनट का शावर लेते हैं तो उस शावर में 165 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप कंजर्व करना चाहें तो आप एक बाल्टी ले लें। बाल्टी का आमतौर पे जो वॉल्यूम होता है नॉर्मली वो 30 लीटर होता है। तो आप अपने जिस्म को वेट डाउन कर लें, सोप लगा लें और फिर आप उसको साफ़ कर लें, रिंस कर लें, तो आप 30 लीटर में भी बाथ ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप आज अहद करें हम सब मिलके कि मैं तो इस पे वैसे अमल करता हूँ, बड़ी देर से कर रहा हूँ, आप भी, क्योंकि आपको अभी ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है इस कोर्स में,
तो आप भी इंशाल्लाह आज से इन तमाम चीज़ों पे अमल करना शुरू करेंगे। अपने साथी, अपने अजीज़ व अक़रबा, अपने रिश्तेदार, उनको भी आप मोटिवेट करें कि आएँ हम सब मिल के पानी बचाएँ। आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंट फ्लशिंग, हम आमतौर पे बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा फ्लश करते हैं, तो हाउस होल्ड एक्टिविटी टॉयलेट के अंदर, तो अगर हम मिनिमाइज़ कर दें फ्लशिंग को, तो फिर भी हम पानी बचा सकते हैं। इतला के लिए अर्ज़ है कि हमारे जो फ्लश हैं, आम तौर पे जब हम एक बार फ्लश करते हैं तो 20 लीटर्स पानी जो है वो डाउन दी ड्रेन चला जाता है। वैसे अब ऐसी सैनिटरी फिटिंग्स आ गई हैं जो वाटर कंजर्वेशन सैनिटरी फिटिंग्स जिनको कहा जाता है, उसका आगे जिक्र आएगा, तो हमें उस पर भी स्विच करना चाहिए। नेक्स्ट, वॉशिंग हैंड्स। जब हम हाथ साफ धो रहे होते हैं तो अगर हम टैप को खुला रखें तो तकरीबन 4 लीटर पानी इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन अगर हम हाथ धो रहे हैं, हमने हाथ गीले कर दिए और उसके बाद हम नलका बंद कर दें, फिर साबुन लगा के अच्छी तरह मल के, जिस तरह के वो 20 सेकेंड्स आजकल कोरोना में आ रहा है कि आप हाथ धोएं, तो मलने के बाद फिर आप नलका दोबारा खोल लें और उसको रिंस कर लें हाथों को, तो आप 1 लीटर में भी हाथ धो सकते हैं। शेविंग, मेरी तरह के लोग जो शेव करते हैं आजकल, तो माशाल्लाह दाढ़ी का फैशन है, ज़्यादा लड़कों ने मैंने देखा है दाढ़ी रखी है, बड़ी अच्छी बात है, इससे पानी की कंजर्वेशन होती है। तो अगर आप शेव कर रहे हैं और आपने इस दौरान नलका खुला रखा हुआ है, तो तकरीबन 20 लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर आप एक मग ले लें, उसमें पानी डाल लें, जिस तरह के मैं करता हूँ कि जो नहाने का मग है उसमें मैं पानी ले लेता हूँ और फिर उसके बाद उसी से मैं सारा अपना शेव का अमल करता हूँ, तो 4 लीटर में आप शेव कर सकते हैं। जो लोग लड़के शेव करते हैं, ये उनके लिए, जिनकी दाढ़ी है वो तो ज़ाहिर है पानी कंजर्व कर रहे हैं, अच्छी बात है। उसके बाद ब्रशिंग, आमतौर पे जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो ठीक है, आप नलका खोलते हैं और आप ब्रश लेते हैं, उस पर टूथपेस्ट लगाते हैं, फिर और बेख्याली में बाज़ औक़ात नलका खुला रहता है और आप ब्रश करते रहते हैं, तो अगर टैप रनिंग है तो 20 लीटर पानी आपके जितनी देर आप दांत साफ करते हैं डाउन दी ड्रेन चला जाएगा। लेकिन अगर आप एक मग ले लेते हैं, नलके को बंद रखते हैं, ज़रूरत के तहत उसको खोलते हैं, जब आपने कुल्ली करनी है या ब्रश को धोना है, तो आप 2 लीटर में भी ब्रश कर सकते हैं। तो ये वो मेजर्स हैं जिनको करते हुए आप पानी डेली लाइफ में बचा सकते हैं। तो आए हम सब प्रॉमिस करें कि हम एज एनवायरमेंटल इंजीनियर इसको ना सिर्फ आज से शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे इसको अपनी आदत बना लेंगे। आदत कैसे बनती है? एक काम अगर आप 25 दिन करें ना, तो वो आपकी आदत बन जाती है। शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपके ब्रेन में उसके न्यूरोपाथ बन जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। जिस तरह आप गाड़ी चलाते हैं, जिस तरह मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपने कभी सोचा तो नहीं है कि मैं क्लच दबाऊं, फिर गियर लगाऊं, फिर ब्रेक दबाऊं, कोई आगे चीज़ आ गई है, तो वो ऑटोमेटिक आपके काम हो रहा होता है बगैर सोचे समझे। क्योंकि वो आप बार बार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपका एक ऑटोमेटिक आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोसेल बन जाते हैं और वो करते ही उसी तरह। इसी तरह कोई भी नई आदत आपने इंस्टॉल करनी हो तो उसको कम से कम 25 दिन जो है आप फॉलो करेंगे, तो वो आपके अंदर हार्ड वाइड हो जाएगी आपके ब्रेन के अंदर। तो इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर मेरा ख्याल है कि पहला लेक्चर था और काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं आज यहाँ अपने लेक्चर को बंद करूँगा। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर के साथ में आऊँगा और उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको कामयाबियाँ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।